इलेक्ट्रोप्लास्ट एसी का एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक में 50% फॉल के बाद क्या एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है या एक वैल्यू ट्रैप? इस वीडियो के एंड तक हम आपको इस पॉइंट पर पूरी क्लैरिटी दे देंगे ताकि आप इस बेहतरीन स्टॉक में बेटर डिसीजन ले पाओ। स्टॉक की Q1 FY26 में परफॉर्मेंस बहुत खराब थी क्योंकि गर्मी उतनी आई नहीं जितनी एस्टिमेट की गई थी अर्ली मॉनसून्स के कारण। एज अ रिजल्ट हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है ये स्टॉक काफी ज्यादा पिटा, लेकिन अब ये स्टॉक फिर से फोकस में है दो रीजन की वजह से। सबसे पहला रीजन है कि जीएसटी कट हुआ है एसी सेगमेंट में, 18 से 10% आ गए हम लोग। इसके अलावा गर्मी खत्म नहीं हुई है, एक सीजन एक क्वार्टर खराब हो जाने से इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री खराब नहीं होती है। इसी बात पर हम आपको एक बहुत डिटेल एनालिसिस देने वाले हैं कि कब आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और कब आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हमारी एक वैल्यू बाय है या ट्रैप? इसका मतलब सिंपल है कि वैल्यू बाय क्या होता है? जब भी कोई स्टॉक फॉल करता है और वो हमें काफी बेहतरीन वैल्यूएशन पर बॉटम पर मिलता है, तो अगर आप यहाँ पर बाय करते हो ये जानकर कि स्टॉक अब राइज करने वाला है और स्टॉक इवेंचुअली राइज कर जाता है, देन वो आपके लिए एक वैल्यू बाय होता है कि आपने लो वैल्यूएशन पर स्टॉक को बाय कर लिया था। बट ट्रैप क्या होता है, जिसको हम लोग वैल्यू ट्रैप भी कहते हैं, कि इसी बॉटम पर स्टॉक कई बार रेडी ही नहीं होता है राइज करने के लिए और फिर वो और नीचे की डुबकियां मारने चला जाता है, जिस वजह से ये आपके लिए ट्रैप हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर बाय कर लेते हो तो आप इस स्टॉक में फंस जाते हो। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में यही एनालाइज करेंगे कि ये हमारे लिए एक वैल्यू बाय है या एक वैल्यू ट्रैप है, जिससे आप एक फ्रेमवर्क सीख जाओगे कि कैसे आप किसी कंपनी को एनालाइज कर पाओगे कि गिरी पड़ी कंपनी या स्टॉक आपके लिए एक वैल्यू बाय है या एक ट्रैप है। ठीक है, हम लोग इस स्टॉक को क्यों स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा मेजर रीजन ये है कि भैया FY26 में इसका एक लो बेस बनने वाला है। इसका सबसे बड़ा मतलब यही है कि भाई अभी थ्रू आउट द अगर पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी को देखोगे काफी बेहतरीन रही है, बट जैसे जैसे कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करती रहती है तो उसके लिए उसी सिमिलर लेवल पर परफॉर्म करना बहुत, अपने ही परफॉर्मेंस को बीट करके और अच्छा परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता जाता है जैसे जैसे कंपनी की साइज बड़ी होती जाती है, कंपनी का बिजनेस फैलता जाता है। तो इसीलिए हमें कुछ कुछ ईयर्स ऐसे चाहिए होते हैं जहां पर कंपनी के लिए एक परफॉर्मेंस लो रहा हो, जिस वजह से जो फ्यूचर की आने वाली परफॉर्मेंस है वो इस कम परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में बड़ी रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, ये बेसिक है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है कि स्टॉक प्राइस भी इसी हिसाब से रिएक्ट करता है। दूसरा रीजन है कि हमें 8% का जीएसटी कट मिलने वाला है, क्योंकि हमने क्लियरली देखा कि 18% की जो एसी की जीएसटी थी वो अब कम करके 10% कर दी गई है, जिसकी वजह से हमें डिमांड में एक पुश देखने को मिल सकता है। तीसरा है कि पीएलआई स्कीम अभी भी है, विच इज योर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सिंपली इस स्कीम का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही लोगों को, कंपनीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए डायरेक्ट कैश देती है। मतलब अगर मान लो उसका कॉस्ट 100 करोड़ का है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है इस कंपनी को जाकर के, तुम एक काम करो, तुम इंडिया में ही ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करो और हम इसका 20% कॉस्ट पे कर देंगे तुमको कैश में। यानी जो खर्चा कंपनी को 100 करोड़ का होने वाला था वो अब सिर्फ 80 करोड़ का होगा, जिससे इन कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि एसी वाज वंस अ कंफर्ट, नाउ इज बिकमिंग अ नेसेसिटी। यानी पहले के टाइम पर एसी एक कंफर्ट हुआ करता था, सिर्फ रिच लोग इसको यूज किया करते थे क्योंकि उस समय पे उतनी गर्मी भी नहीं होती थी। बट अब गर्मी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से एसी की नीड भी बढ़ती जा रही है। तो हाई चांसेस हैं कि आपको इवेंचुअली एसी की पेनिट्रेशन इंडिया में, जो कि डेवलप्ड कंपनीज के कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है, वो पेनिट्रेशन एसी की ज्यादा होती हुई दिखाई देगी अपकमिंग टाइम। अब सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि स्टॉक क्यों गिरा है, क्योंकि ये रीजन ही हमें बताता है कि स्टॉक क्यों राइज कर सकता है या राइज कर सकता है भी कि नहीं। सबसे पहली चीज हाई वैल्यूएशन। तो सभी को पता है कि भाई स्टॉक की पीई काफी हाई हो चुकी थी, वैल्यूएशंस काफी हाई हो चुकी थी। हाई वैल्यूएशन पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहता है, क्योंकि सिंपल सा इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी की वैल्यूएशंस हाई है और उस हाई वैल्यूएशंस को मार्केट ने उस कंपनी को इसीलिए दिया है क्योंकि वो उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। मेनली यही रीजन होता है व्हेन प्राइस डिराइव्स द वैल्यूएशन हाई। पीई में आपका प्राइस अगर वैल्यूएशन पीई को हाई करता है तो यही मेजर रीजन होता है कि मार्केट की उस कंपनी से एक्सपेक्टेशन हाई होती है। तो जब एक्सपेक्टेशन हाई होती है तो कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म गुड बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट आगे जाकर के आज तो मार्केट में बाइंग कर लेगी, क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। आज तो मार्केट में लोग बाय कर लेंगे ये सोच करके कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इवेंचुअली अगर फ्यूचर में जाकर के वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है देन मार्केट उसको पीट देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ हुआ। ठीक है, दूसरा चीज यहां पर है कि मैनेजमेंट ने अग्रेसिव गाइडेंस दी थी। यानी जब FY25 का Q4 का रिजल्ट हुआ था, उसमें कौन कॉल हुई थी, मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला था कि हम लोग 30% की ग्रोथ दिखाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी ऑल थ्रू। लेकिन इनकी जो सबसे बेहतरीन क्वार्टर होती है विच इज Q1, जिसमें गर्मी होती है और सेल सबसे ज्यादा होती है, उसी में इन्होंने सिर्फ 15% परफॉर्म किया ड्यू टू द पुअर सीजन। तो यही है कि गाइडेंस हाई थी, कंपनी ने खुद बोला कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, मार्केट ने एक्सपेक्ट भी कर लिया कि ठीक है ये अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो स्टॉक की पिटाई हो गई। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि
जब ये ही कंपनी एक अग्रेसिव गाइडेंस दी थी कि हम लोग 30% की सेल्स ग्रो कर लेंगे, उसी समय पे इनके जो मेजर कस्टमर्स है वोल्टास, ब्लू स्टार, इन्होंने बोला था कि भैया हमें ना कुछ कुछ डिमांड साइड पर क्रंच देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे ना मॉनसून्स जल्दी आना शुरू हो रहे हैं एंड समवेयर वी आर सीइंग कि गर्मी उतनी पड़ नहीं रही है जितनी पड़नी चाहिए। तो हमारी सप्लाई साइड पे सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड की क्रंच देखने को मिल रही है। बट इसी सवाल को जब एक इंसान ने कॉन कॉल में मैनेजमेंट से पूछा, तो मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जबकि उसी टाइम पे कंपनी के जो मेजर कस्टमर्स थे जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, इन्होंने बोला था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ देखने को मिल रही है। तो डिस्पाइट दैट गड़बड़ कंपनी ने उसको एड्रेस नहीं किया, ना ही खुद को प्रिपेयर किया कि आगे कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है। एज अ रिजल्ट कंपनी पर लेने के देने पड़ गए। ठीक है, फिर दूसरी सबसे नेगेटिव बात जो हो गई है कि प्रमोटर ने अपने स्टेक को बेच दिया था। क्योंकि जब हम कॉन कॉल पढ़ रहे थे ना, मैनेजमेंट ने कहा था कि मई के एंड से हमें ऑर्डर कैंसिलेशन देखना शुरू हो गए थे, ब्रांड्स के एंड से ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे। और एग्जैक्टली फिर 27 मई को ही प्रमोटर ने अपने स्टेक को बेचा, जो कि पिछले 7 साल में उन्होंने कभी नहीं किया। वो उन्होंने 27 मई 2025 में ही किया। कब? जब उनकी वैल्यूएशंस काफी हाई थी और उनके डिमांड साइड पर उनको स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रस्ट इशू क्रिएट कर देता है कि प्रमोटर ने अपना बेनिफिट देखा बिना इन्फॉर्म किए शेयर होल्डर्स को। क्योंकि यहीं पर एक देखो, प्रमोटर का बेचना इज नॉट बैड, बट प्रमोटर का गलत समय पे बेचना इज बैड। और यहाँ पर गलत समय इसीलिए है क्योंकि प्रमोटर ने जो मुश्किल की घड़ी थी उस समय पर ही बिना शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किए कि भाई हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है या ऐसा कुछ, तो इंटेंशन भी समझ सकते थे कि शेयर होल्डर्स की चलो कंपनी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो प्रमोटर्स अगर बेच भी रहे हैं तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, वापस से प्रमोटर खरीद भी लेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ प्रमोटर्स ने इन्फॉर्म ही नहीं किया शेयर होल्डर्स को। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू आ जाता है, जिसको कंपनी को गेन करना पड़ेगा अगर इसमें इसको बड़ा मोमेंटम चाहिए, अगर बड़े शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट भी है कि सेल्स गिरे तो गिरे, अभी इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो गई है। क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने पहले से प्रोडक्शन करके रखी थी, इन्होंने तो सोचा अच्छी ग्रोथ आएगी ही तो प्रोडक्शन करके रखी, तो उतनी सेल हुई नहीं तो इन्वेंट्री बच गई। और इन्वेंट्री के बचने से ओवरऑल इनके ऊपर इन्वेंट्री को मैनेज करने का खर्चा बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल में क्रंच आया, जिस वजह से इनको लोन लेना पड़ा, शॉर्ट टर्म लोन, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ रही है। एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज हमें नेगेटिव देखने को मिली इस बार, क्योंकि हमारी एक्सपेंसेस आ गई थी लेकिन उसके अगेंस्ट में उतनी सुपर डुपर सेल नहीं आ पाई। तो ये कुछ कुछ रीजंस है जो कि आपके फाइनेंशियल बेसिस पर, फाइनेंशियल फ्रंट पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में पूरा का पूरा फाइनेंस साइड पर एक गड़बड़ देखने को मिल रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि क्या कंपनी रिकवरी के लिए रेडी है, क्या रिकवर हो सकता है? तो देखो, सबसे बड़ी चीज है कि जो ट्रस्ट मैनेजमेंट ने यहां पर लूज किया है, वॉक द टॉक जो मैनेजमेंट नहीं कर पाई यहां पर, उसको मैनेजमेंट को गेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे गेन करेगी? तो अब जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है ना, वो गाइडेंस पर अगर मैनेजमेंट खड़ी उतरती है बिना कोई इधर उधर लोचा किए, देन इवेंचुअली मैनेजमेंट कंपनी के इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन कर लेगी। क्योंकि क्या है ना, अगर आप पास्ट रिकॉर्ड उठा करके देखो तो पास्ट रिकॉर्ड में कंपनी की मैनेजमेंट ने अच्छा किया है, वॉक द टॉक किया है, जो बोली है वो करके दिखाई है। बट इस बार अगर कुछ हो गया ऊपर नीचे तो हमें कंपनी को एक और चांस देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज रिकवरी की उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि कंपनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। ठीक है, और रिकवरी कब कब हो सकती है? जब हम लोग इन्वेंट्री लेवल को देखेंगे कि वो इन्वेंट्री की जो इशू है, इन्वेंट्री पाइल अप हुई है, वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो रही है। और वो कब होगी? जब आपकी डिमांड सॉर्ट आउट होना शुरू होगी, डिमांड लिफ्ट अप होना शुरू होगी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द फैक्टर कि हमारी कंपनी की जो इंडस्ट्री है, विच इज योर एसी इंडस्ट्री, क्योंकि अपनी कंपनी का जो 60 to 70% जो सेल होता है ना, वो एसी से ही आता है। तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि जो इसका मेजर प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री कैसा कर रही है। क्योंकि हो सकता है ये इंडस्ट्री में अभी सीजनैलिटी के बेसिस पे एक साल में फॉल आ गया, लेकिन ये चीज सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि गर्मी खत्म नहीं हो रही है हमेशा के लिए, ये बढ़ती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए ये इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। और मैंने कंपनी के फ्रंट पे भी बता दिया आपको कि कंपनी भी खराब नहीं है ऑल टुगेदर, हमें कंपनी को एक मौका तो देना ही चाहिए। क्योंकि जो मैनेजमेंट ने इस बार किया है, हाँ वो ट्रस्ट लॉस किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो उसका आखिरी मौका था, क्योंकि पहले मैनेजमेंट ने अच्छा करके दिखाया है, तो एक मौका देना बनता है। बात करते हैं एसी इंडस्ट्री की, तो अभी तक जो इसका ग्रोथ रहा है काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। इफ यू सी एसी इंडस्ट्री ग्रोइंग, तो काफी अच्छे रेट से कंपनी ने, इंडस्ट्री ने ग्रो करके दिखाया है। अब फ्यूचर की अगर रेट की बात की जाए तो यहाँ पर जो हम लोग कंजर्वेटिव होकर चल रहे हैं अगर, तो 12% के सीएजीआर से कंपनी ग्रो करके, सॉरी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। और अगर हम लोग बुलिश एस्टिमेट लेते हैं तो 15% के सीएजीआर का ग्रोथ कंपनी
कर सकती है, कंपनी क्या इंडस्ट्री कर सकती है। अगर कंपनी इंडस्ट्री के भी परसेंटेज से ग्रोथ करे तो आराम से 15% के CAGR से ग्रोथ तो कर सकती है, बट इवेंचुअली वी विल सी कि किस तरीके से कंपनी इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर भी गेन करने का टारगेट कर रही है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में कोई बुराई नहीं है, इंडस्ट्री में अभी भी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। कई जगह पर तो मैंने 25 से 28% के CAGR ग्रोथ देखी है एसी इंडस्ट्री में कई रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो कंजर्वेटिव हम लोग 12 से 15% लेकर के चल रहे हैं। मार्केट जस्ट गॉट डबल, एसी का मार्केट आपका FY21 से FY25 के बीच में जस्ट डबल हो गया। अगर आप देखो तो पहले इनकी 6 मिलियन यूनिट्स के हिसाब से सेल हो रही थी और अभी जाकर के उनकी 12 से ऊपर लगभग आपकी 13 मिलियन यूनिट सेल हो रही है। तो 3 साल के अंदर अंदर आपकी इंडस्ट्री डबल हो चुकी है। फ्यूचर में प्रोजेक्शन 15% का कंजर्वेटिव साइड है, कई जगह पर 25 से 28% भी दिखा रहा है। क्यों? रीजंस क्या है इसका? क्योंकि भैया गर्मी बढ़ रही है, वो आगे बढ़ेगी। दूसरा, लोगों का EMI की तरफ एक्सेस ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी इजी अवेलेबिलिटी हो रही है लोगों के पास फंड की, एक बार में उनको पेमेंट करने का कोई लोचा नहीं है। तीसरा, इंडिया में मिडिल इनकम बढ़ता जा रहा है, मिडिल इनकम की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इनफैक्ट उनके इनकम में भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू द इनकम ऑफ पीपल एंड स्पेशली मिडिल इनकम क्लास। तीसरा, कमर्शियल एसी में भी हमें एक अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 25% CAGR का ग्रोथ रनवे। और एक और बड़े रीजन की वजह से स्ट्रांग है कि इंडिया में जो पेनिट्रेशन है एसी का, इट इज जस्ट 8%, वेयर चाइना, इंडिया का काउंटर पार्ट, उस पर 100% का पेनिट्रेशन है, विच शोज कि इंडिया में भी अभी बहुत बड़ा मार्केट है जो कि अनटैप्ड है। और ये इसीलिए क्योंकि आज आप देखते हो कि हर जगह आपको फैन तो मिल ही जाएगा, तो फैन इंडिया में 100% पेनिट्रेशन पे चल रहा है, बट एसी सिर्फ 8% पेनिट्रेशन पे। बट इवेंचुअली धीरे धीरे क्योंकि इंडिया की इनकम बढ़ती जाएगी, एज आई सेड, इन सभी रीजन की वजह से इवेंचुअली आपको 8% की पेनिट्रेशन जल्द ही डबल होती हुई 16 से 20% की पेनिट्रेशन भी दिख सकती है। तो 100% की मार्केट में 8% का जस्ट पेनिट्रेशन हुआ है, विच मींस आपका क्लियरली 92% का ग्रोथ रनवे अभी भी बाकी है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो ये इंडस्ट्री फाड़ के रख देगी। सो दैट इज द फैक्ट। एक बैड सीजन इस पूरी इंडस्ट्री को खराब नहीं करता है। Now coming to the business model of the company which is PG Electroplast। ऐसे तो बहुत सारे एसी के स्टॉक्स है जो कि जिस पे हम आगे वीडियोस बनाएंगे, बट क्योंकि PG Electroplast अभी काफी हाईलाइट में है तो इस पे हम सोचे आपको इन्फॉर्म कर देते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें। PG Electroplast की बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये बोथ OEM में भी है और ODM में भी है। मतलब OEM क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या होता है ना, सिंपली जो भी ब्रांड है, जैसे कि आपकी वोल्टास अगर है तो वोल्टास PG के पास आकर के बोलेगी कि भाई आप एक काम करो, ऐसा ऐसा डिजाइन है मेरे पास, आप मेरे लिए उसको सेम कॉपी बना करके दे दो। तो पीजी का उस ब्रांड पर कोई पेटेंट नहीं होता है, सॉरी उस डिजाइन पर कोई पेटेंट राइट नहीं होता है कि ये मेरा डिजाइन है और ये आप किसी और, मतलब ऐसा है कि पीजी अपने मन से उस डिजाइन को किसी और को नहीं बेच सकता है, किसी और ब्रांड जैसे कि ब्लू स्टार को। वहीं पर जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें पीजी का पेटेंट हो जाता है, जो कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का खुद का डिजाइन होता है और वो चाहे तो किसी भी ब्रांड को प्रोवाइड कर सकता है। और ऐसे होने से पीजी के पास एक एज क्या होता है कि वो ब्रांड फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए पीजी के पर डिपेंडेंट हो जाता है। उसको कोई और सप्लायर नहीं दिखता है कि जो उसको सिमिलर क्वालिटी का, सिमिलर डिजाइन का प्रोडक्ट बना करके दे पाए। तो ओडीएम में एक अच्छा मार्जिन मिलता है ओईएम के कंपैरिजन में। तो हमारी जो पीजी है वो दोनों ही सेगमेंट में है, तो एक अच्छा हमारे को कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इनके अभी 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ग्रेटर नोएडा में है, अहमदाबाद में है, सॉरी अहमदनगर में है, भिवाड़ी में है, रुड़की में है। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्ट्स क्या क्या ये मेजर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट असेंबली का काम करती है, और इस प्रोडक्ट असेंबली में भी ये कुछ ऐसे एसी के प्रोडक्ट्स, जैसे मेजर इनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट में क्या होते हैं, एयर कंडीशनर हो जाता है, वॉशिंग मशीन हो जाता है, एयर कूलर हो जाता है, और इसके अलावा आपका फिर रेफ्रिजरेटर भी हो जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी आप रेफ्रिजरेटर में भी ये काफी एक्सपैंड करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में आ जाते हैं, जिसकी वो असेंबली भी करते हैं और उन प्रोडक्ट से कुछ पार्ट्स खुद भी बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग में उन प्रोडक्ट्स के प्लास्टिक बना देते हैं, शीट मेटल में उस प्रोडक्ट के कंपोनेंट बना देते हैं, पीसीबी असेंबलीज करते हैं, स्पेशलाइज एसी के कंपोनेंट्स भी कुछ बनाते हैं। ठीक है, टूल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट्स है, बिजनेस सेगमेंट है। इससे क्या होता है ना, जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग है, इसमें इन प्रोडक्ट्स के कुछ पार्ट्स बना करके उस प्रोडक्ट को असेंबल करके ये ब्रांड को सप्लाई भी करते हैं, और साथ में इसी प्लास्टिक मोल्डिंग के अंदर बाकी दूसरे कंपनीज का भी ठेका लेकर के प्लास्टिक मोल्ड करके सामान वगैरह बना देते हैं। तो इससे क्या है ना, यही एक बिजनेस उनको खुद के अपने बिजनेस में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, साथ में बाहर से भी बिजनेस लेने में और उस प्रोडक्ट को बना करके बाहर ही आउटसोर्स करने में मदद कर रहा है। ठीक है, मेन जो इनका बिजनेस क्या है, मेन प्रोडक्ट ही बिजनेस है, जिससे इनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है कि ये
वोल्टास, ब्लू स्टार, कैरियर जैसी कंपनी से ठेका ले लेते हैं कि भाई हम आपके प्रोडक्ट को बना देंगे पूरी तरीके से, आप टेंशन मत लो, जो भी होगा उसी जैसे कि अब एसी बनाना है इनको, तो उस एसी में ये क्या करेंगे, उस एसी में जो भी कंपोनेंट्स ये खुद बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग, मेटल शीट्स वगैरह, वो खुद बना देंगे। अब तो ये कंडेंसर भी खुद बनाने को जा रहे हैं, पहले इनका कंडेंसर इसको चाइना से खरीदना पड़ता, अब ये कंडेंसर खुद ही बनाएंगे। अभी इनका चाइना के साथ जेवी आने वाला, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, बाकी बिल्डिंग वगैरह सब बनकर के तैयार है। तो उससे ये होगा कि जो कंप्रेसर पहले वो हेवी प्राइस पे ज्यादा दाम में बाहर से लेते थे, अब उसी को अब वो खुद प्रोड्यूस करेंगे, जिससे इनकी प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेगी। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन साइड पर भी कंपनी काम कर रही है फिलहाल। पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो पास्ट में कंपनी ने 38.5% के सीएजीआर से रेवेन्यू ग्रो करके दिखाया है और 42.6% के सीएजीआर से आपका एबिटा ग्रोथ करके दिखाया है, विच इज वेरी अमेजिंग। और आप ही सोचो, इतनी अमेजिंग ग्रोथ पर अगर एक साल में कंपनी की ग्रोथ इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, जो कि आपका Q1 FY26 है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक पिटेगा। जो स्टॉक इतने टाइम से हाई वैल्यूएशन पे चल रहा था, उसकी परफॉर्मेंस ही अगर खराब है, क्योंकि मार्केट उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, पर वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अब वो स्टॉक पिट चुका है। तो पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, एक सीजन खराब हो गया है, विच नॉट एट ऑल मीन्स कि कंपनी खराब हो चुकी है। ठीक है, कंपनी में मुझे अभी बस एक इशू लग रहा है कि मैनेजमेंट ने कहा था उसने उसके अगेंस्ट चीजें की, इनफैक्ट सेलिंग भी कर दिया, अपना स्टेक पहले ही बेच दिया बिना इन्फॉर्म किए, उस चीज पर उसको भरोसा जीतना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें कंपनी की अभी तक तो क्लियर नजर आ रही है। बिजनेस वर्टिकल में जैसे मैंने बताया, रूम एयर कंडीशनर हो जाता है, उसमें इंडोर आउटडोर विंडो आ जाता है, वॉशिंग मशीन आ जाता है, एयर कूलर आ जाता है। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक वाला सेगमेंट है, अभी इस पे बात करेंगे हम लोग। बाकी ये सैनिटरी वेयर्स वगैरह में भी जा रही है। ठीक है, और जितना ज्यादा ये प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई करेंगे इस कंपनी के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मेजर प्रोडक्ट्स इनका एयर कंडीशनर ही है, और उस प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से इनका एक बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू आता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा एसी का ही आता है। तो इस कंपनी के लिए बेहतर रहेगा कि ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर पाए। ठीक है, ये अगर एक्सपैंड कर पाएगी, डाइवर्सिफाई जितना कर पाएगी, उतना कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए कि धीरे धीरे कंपनी डाइवर्सिफाई करे, और आगे जाकर के अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे कंपनी इस सेगमेंट में भी पूरी तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। नाउ कमिंग टू द परसेंटेज ऑफ एबिटा दैट कंपनी मेक्स इन डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट। तो अगर उनका प्रोडक्ट है जैसे आरएसी, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, उसमें 9 से 12% का एबिटा वो बना देती हैं। प्लास्टिक्स एंड अदर मोल्डिंग में 7 से 10% का, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 से 7% का, टूलिंग में वो 8 से 12% का रेवेन्यू परसेंटेज ऑफ एबिटा बना पा रही हैं। और इन तीनों प्रोडक्ट सेगमेंट से अलावा ये इन तीन सेगमेंट में एक्सपैंड करने की पूरी कोशिश कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें मार्जिन कम है, मार्जिन ठीक ठाक ही हमें उन प्रोजेक्ट्स में भी, उन सेगमेंट्स में भी नजर आ रहे हैं। अब कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर यहाँ से क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कंपनी को यहाँ से ग्रो करना है, तो कंपनी को एज अ बिजनेस भी ग्रो करना है और स्टॉक प्राइस को भी ग्रो करना है, तो कंपनी क्या क्या होना चाहिए जो हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीजें हो गई, शॉर्ट रन में देखेंगे और लॉन्ग टर्म में देखेंगे, तो अगर वो पैरामीटर्स पे कंपनी खड़ी उतरती है, देन डेफिनेटली कंपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म पैरामीटर क्या है कि जो अभी इन्वेंट्री इनकी बढ़ी हुई दिख रही है, आपकी समथिंग 1300 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री है, वो क्लियर आउट होनी चाहिए विदाउट मार्जिन क्रंच। क्योंकि होता है क्या है ना कि जो इन्होंने अभी एसी बना दिया है, एसी बनाने का मतलब है कि एसी के बेसिकली पार्ट्स बना दिए हैं, बस उनको जोड़ जाड़ के उसको फिनिश प्रोडक्ट में बेचना है। तो वो सारे पार्ट्स जो अभी इसके पास इन्वेंट्री के रूप में खड़े हैं, वो पार्ट्स को इनको विदाउट ज्यादा डिस्काउंट दिए, विदाउट अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम किए सप्लाई करना है। ठीक है, अब वो देखने वाली बात है कि कंपनी कैसे करती है। इस बात पर कंपनी ने अभी कोई क्लैरिटी नहीं डाली है कि वो किस प्राइस पर स्टॉक को बेचने वाले हैं, इन्वेंट्री को बेचने वाले हैं। वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर में पता चल जाएगा, विच इज Q2 Q3 में आसपास पता चल जाएगा। फिर हमें Q2 का फेस्टिव सीजन का वॉच ऑब्जर्व करना है। ये जो अभी रिजल्ट आएगा Q2 और Q3 का फेस्टिव सीजन का, उसमें वॉच ऑब्जर्व करना है कि क्या हमें इन्वेंट्री क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, और क्या इन्वेंट्री के अगेंस्ट में, क्योंकि अगर इन्वेंट्री क्लियर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेंट्री सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और हमें कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई दिखाई देगी। और साथ में Q3 में हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि जो सीजन आने वाला है नेक्स्ट गर्मी का, विच इज योर Q4 और Q1 ऑफ FY27, उसमें इंक्वायरी क्या आ रही है, मतलब क्या क्या उसके जो ब्रांड्स हैं वो किस तरीके से आकर के अप्रोच कर रहे हैं कंपनी को, और मार्केट में क्या स्थिति है डिमांड की, वो ब्रांड्स के बेसिस पे क्या पता चल रहा है कंपनी को। तो ये सारी चीजें कंपनी अपने कॉन कॉल्स में बताती है। तो इसीलिए आप ट्राई करना, जब भी कंपनी का रिजल्ट आए, कॉन कॉल आए, तो आप उनकी ट्रांसक्रिप्ट को जरूर रीड कर लेना, या फिर उनके कॉन कॉल को अटेंड कर लेना। ये सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि हमें इन्वेंट्री का क्लियरेंस चाहिए, सेल्स में इंक्रीज तो चाहिए ही चाहिए, साथ में इन्वेंट्री का क्लियरेंस भी चाहिए। ठीक है, दूसरा कैश फ्लो का नॉर्मलाइजेशन चाहिए। अगर इन्वेंट्री क्लियर होगी तो कैश फ्लो अपने आप कम हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, जो कि आपको अभी बढ़ा हुआ इन्वेंट्री दिख रहा है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से कैश फ्लो पे जो प्रेशर अभी आ गया है कि भाई कंपनी के पास कैश फंसा पड़ा है इन्वेंट्री में,
इन्वेंट्री बिक करके वापस कैश रिकवर नहीं कर पाई है, जिस वजह से कंपनी को अपने खर्चे और पे आउट करने के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेना पड़ रहा है, वो चीज़ शॉर्ट होती हुई हमें दिखाई देगी, जिसकी वजह से कंपनी फिर अपना बोरोइंग्स भी पे आउट कर देगी और फिर उसको इंटरेस्ट, जो बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट है उसकी खर्चे की भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा चीज क्या ऑब्जर्व करना है, वेदर मैनेजमेंट इज मीटिंग इट्स रिवाइज्ड गाइडेंस और नॉट। ठीक है, अगर जैसे हमने कहा कि मैनेजमेंट को भरोसा जीतने के लिए जो वो कह रही है उसको वो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, और वो क्या कह रही है वी विल अंडरस्टैंड दैट इन दिस पर्टिकुलर सीन, जहां पर हम लोग देखेंगे कि गाइडेंस क्या है मैनेजमेंट की फॉर FY26 विच इज रिवाइज्ड, क्योंकि हमने Q4 में देखा कि मैनेजमेंट ने काफी हेवी अच्छी गाइडेंस दे दी थी, बट फिर उस गाइडेंस को कम करके कंपनी ने कम कर दिया है Q1 में, गिवन द बैड सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, this fall of FY26 will create a low base for the company and if things improve then FY27 growth will look good due to the low base effect। ये चीज को हमने पहले भी कवर अप कर लिया है। तो ये तीन चीज शॉर्ट टर्म में हमें ऑब्जर्व करना है कि गाइडेंस मीट हो रही है, कैश फ्लो नॉर्मलाइज हो रहा है, इन्वेंट्री निकल रही है, इन्वेंट्री का जो फंसा पड़ा है 1000 करोड़ वो वापस से 200 300 400 करोड़ के आसपास आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट को अपना गाइडेंस मीट करना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दे दी है कि भाई अब वो FY में कितनी परसेंट की ग्रोथ दिखाएंगे, प्रोडक्ट में वो 17 से 21% की ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो 29% की ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं, जो टोटल मिलाकर के PG की 17 to 19% ऑन एन एवरेज हो जाती है। फिर इनका एक नया सेगमेंट है गुड वर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें ये प्राइमरीली मोबाइल फोन के मार्केट को, टीवी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें इनको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर ये ग्रोथ आ जाती है तो अल्टीमेटली पूरी कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू चला जाएगा 21 से 22% की ग्रोथ पे। तो कंपनी को ये ग्रोथ अचीव करनी ही पड़ेगी, अगर उसने इस ग्रोथ को कॉन्फिडेंटली बोला है तो उसको ये ग्रोथ अचीव करके दिखाना पड़ेगा। वेयरएज मार्जिन्स की बात की जाए तो नॉर्मलाइज सिचुएशन में कंपनी ये एम कर रही है कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को FY25 में जो उसके मार्जिन्स थे लगभग 10% के आसपास एबिटा, वो उस मार्जिन्स को मेंटेन करने की पूरी उम्मीद में है। ठीक है, ये दोनों चीज को कंपनी को, मैनेजमेंट को करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये कर लेती है देन हम लोग स्टॉक को बाय करने के लिए डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, क्योंकि कंपनी की लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, 24 अक्टूबर से मेरी लाइव स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बैच शुरू होने वाली है, जहां पर हम आपको ये सारी चीजों को डिटेल में हम कैसे एनालाइज करते हैं वो आपको एनालाइज करना सिखाएंगे। किसी स्टॉक में हम कैसे क्या क्या चीजें देख करके कहां से इंफॉर्मेशन उठाते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे या तो DM कर देना या तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हो, कि कंपनी की लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि इनका मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आता है, AC से आता है। तो कंपनी का एक भी क्वार्टर में AC का खराब रिजल्ट आएगा, AC नहीं बिकेगा, तो कंपनी की पूरी ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसी में जैसे अभी AC को 70% कंपनी की रेवेन्यू AC कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर उसी को घटा करके मैनेजमेंट 40% कर लेती है, तो क्या होगा ना, अगर एक प्रोडक्ट सेगमेंट खराब भी कर रहा है तो बाकी 60% वाला प्रोडक्ट सेगमेंट, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट है, वो पूरी कंपनी की ग्रोथ को संभाल लेगा। और ऐसे ही होना चाहिए, इसीलिए कंपनी टारगेट भी कर रही है कि वो अब रेफ्रिजरेटर बिजनेस में और तेजी से एक्सपैंड करेगी। तो कैपेक्स को अब कंपनी, जो पहले 800 का कैपेक्स करने वाली थी, 800 करोड़ का कैपेक्स, वो अब सिर्फ घटा करके 700 करोड़ का कर दिया है, 750 करोड़ का। उसमें से 300 करोड़ जो है कंपनी रेफ्रिजरेटर बिजनेस में डाल रही है, जो कि ये आंध्र प्रदेश में करने वाली है। इन्होंने अपना बोला था कि इनको लैंड खरीदना है, तो उन्होंने 50 एकड़ की जमीन खरीद भी ली है। ठीक है, और इनका ये भी उम्मीद है कि आगे जाकर के इस सेगमेंट में, जो आपकी रेफ्रिजरेटर सेगमेंट है, उसमें अच्छी ग्रोथ आएगी। इनफैक्ट Q1 FY26 में रेफ्रिजरेटर में 38% की ग्रोथ कंपनी ने विटनेस की है, विच इज गुड। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रेफ्रिजरेटर थिंग। नाउ JV गुड वर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इनका एक नया प्रोडक्ट है जिसमें कि वो इवेंचुअली ग्रोथ आएगी। लॉन्ग टर्म में कंपनी का सबसे पहला ग्रोथ क्यों आ सकता है, क्योंकि इनका एक्सपेंशन होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी, और दूसरा रीजन की जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये रेफ्रिजरेटर में, ये और भी कुछ प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल एसेसरीज, स्मार्टफोन एंड इवन टीवी में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरली मोबाइल फोन में डाइवर्सिफाई करने के लिए इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर किया है, जिसमें कि जिसको कि इन्होंने गुड वर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया है। तो इसमें ये बेसिकली एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर में जाने वाले हैं जेना इंडिया के साथ, विच इज अगेन अ ग्रुप ऑफ कंपनी विच इज फोकस्ड अपॉन मोबाइल एंड एसेसरीज प्रोडक्शन इन इंडिया। तो उसमें क्या होना, उनका बिजनेस ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा। आज जैसे आपकी डिक्सन है, तो डिक्सन मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज के पार्ट बनाती है, तो वो डिक्सन जैसा ही हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी खुद कह रही है कि हमें FY26 में इस पर्टिकुलर सेगमेंट से 57% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर न्यूमेरिक टर्म्स में देखा जाए तो 850 करोड़ की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी।
रेवेन्यू हमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है और इसमें अगर कंपनी काम करती है अच्छे से तो डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा और साथ में ग्रोथ भी आ जाएगी। ठीक है, और तीसरा ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा लॉन्ग रन में कंपनी के लिए? धीरे धीरे एसी सेगमेंट में भी कंपनी को मार्केट शेयर गेन करना पड़ेगा और मार्केट शेयर गेन करने के लिए कंपनी को अपने वॉल्यूम ऑफ एसी प्रोडक्शन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या इंक्रीज हो जाएगी? मार्केट शेयर इंक्रीज होगी। और हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ 15% है, अगर इसका 2x भी कंपनी ग्रो करती है ना तो 30% ग्रोथ तो आराम से कंपनी कर लेगी अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, तो 2x कैसे कर पाएगी? जब कंपनी अपनी वॉल्यूम्स यानी मार्केट शेयर को बढ़ाएगी प्राइमरीली। ठीक है, विच इज नॉट वेरी बिग डील फॉर अ कंपनी, क्योंकि कंपनी ने पास्ट में ऐसा करके दिखाया है और अभी भी अपॉर्चुनिटी है। और उस चीज के लिए कंपनी काफी प्लान्स भी कर रही है, कैपेक्स भी कर रही है। FY26 में 750 करोड़ का कर रही है, जिसमें हमने देखा कि 300 करोड़ का वो रेफ्रिजरेटर में ऑलरेडी प्लान कर चुकी है। अब इसमें से बाकी जो 400 करोड़ बच रहे हैं वो इनका एसी बिजनेस में ही जाएगा। तो एसी बिजनेस में अभी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, बट फिर भी कंपनी कह रही है कि हमने थोड़ा सा अभी अपने कैपेक्स को कट किया है। स्लो डाउन दिख रहा है हमें, उस वजह से थोड़ा बहुत कट किया है, लेकिन इवेंचुअली हम लोग खत्म नहीं करने वाले हैं। हम लोग अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है जिसको बनाने में टाइम लगता है उसको बना करके प्रिपेयर रहेंगे, ताकि नेक्स्ट जब हमारी डिमांड आए, नेक्स्ट सीजन में हेवी डिमांड, हम उसको आसानी से मीट कर पाए। तो ये जो पूरा 750 करोड़ का कैपेक्स है, ये कंपनी ऐसा कह रही है कि FY26 में हम लोग अगर ये करते हैं तो इवेंचुअली हमें इसका फुल इम्पैक्ट FY28 में देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से कंपनी की पास्ट एसेट टर्नओवर रेशियो रही है फिक्स्ड एसेट की, विच इज योर ऑलमोस्ट 5x, तो उस हिसाब से अगर कंपनी कैपेक्स करती है लगभग 750 करोड़ का, तो कंपनी के लिए FY28 में 9000 करोड़ का रेवेन्यू करना आसान होगा, क्योंकि उसकी पास्ट रिकॉर्ड ऐसी रही है। तो अगर सीजन ठीक रहा, सारी चीजें ठीक रही, तो कंपनी 9000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगी सिर्फ अगले 2 सालों में, विच वी कैन अज्यूम इज जस्ट डबल ऑफ व्हाट कंपनी हैज डन इन FY25। ठीक है, तो मतलब अगले 3 साल के लिए इनकी आराम से ग्रोथ आपकी 35% के आसपास हमें आती हुई दिखाई दे सकती है, विच इज नॉट अ बिग डील फॉर अ कंपनी। जैसा हमने कहा कि अगर कंपनी अपना मार्केट शेयर गेन करती है और 15% से डबल भी ग्रो करती है तो 30% आराम से ग्रो कर लेगी। वही कंपनी यहाँ पर भी अपने जो उसके फ्यूचर प्लान्स है उसमें भी लेट डाउन यही फैक्ट को कर रही है। तो अब आप सिंपल सी बात समझो कि अभी कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 52 के आसपास चल रही है और अभी उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी 35% है, विच शोज कि कंपनी की फेयर वैल्यूएशन आज के हिसाब से लगभग 60 to 70 के बीच में होनी चाहिए पी की, बट फिर भी अभी 52 वैल्यूएशन है, जिससे आपको स्टॉक अंडर वैल्यूड लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली अंडर वैल्यूड है नहीं। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर मैनेजमेंट ने अभी ट्रस्ट लूज किया है, मैनेजमेंट को ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, और जब तक मैनेजमेंट ट्रस्ट लूज करेगी कंपनी की तरफ कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर देखेगा भी नहीं, जिस वजह से कंपनी की वैल्यूएशंस आज के डेट में भी काफी हाई लग रही है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ट्रस्ट गेन किया है। irrespective of what management has said that it will perform in future, पहले मैनेजमेंट को ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसमें कुछ उस समय पर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उसके लिए हम एक अपडेटेड वीडियो जरूर बना देंगे, बट हम आपको एक सिनेरियो दे रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर मैनेजमेंट ने ट्रस्ट गेन कर लिया और उस समय पे स्टॉक आपको 40 के पी पर मिल जाता है, देन इट कैन बी अ बाय फॉर यू, नॉट एग्जैक्टली अ वेरी गुड वैल्यू बाय, बट येस इट्स अ बाय, क्योंकि 40 की पी कंपनी के लिए हिस्टोरिकली बहुत कम है एंड 35 की ग्रोथ प्रोजेक्शन पर पी कम ही नजर आ रही है, तो दैट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट वो आगे देखेंगे कि बाकी सारी चीजें एटलीस्ट ठीक रहे, मैनेजमेंट की गाइडेंस पे मैनेजमेंट खड़ी उतरी रहे, देन इवेंचुअली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म में उसको अपने ट्रस्ट को गेन करना पड़ेगा, गाइडेंस मीट करनी पड़ेगी, और गाइडेंस को मीट करने पर अगर उसकी वैल्यूएशंस आपको 40-45 या 30-35 के आसपास भी मिलती है, वी विल सी व्हाट विल बी, मुझे नहीं लगता है कि ये 30-35 के आसपास जाएगी, बट इफ इट गोज देयर then it can be a value buy if other things remaining are not getting hampered, मतलब कोई और नई प्रॉब्लम ना निकल के आ रही हो, बाकी सारी चीजें ठीक है, और जो लास्टली हमारी प्रॉब्लम हुई थी वो सॉर्ट होने को आई है और उस पॉइंट पे कंपनी की वैल्यूएशंस एकदम कम है, देन इवेंचुअली दैट कंपनी विल बी अ वैल्यू बाय फॉर यू। बट अगर ऐसा नहीं होता है, कंपनी नहीं कर पाती है ऐसा कुछ कि वो गाइडेंस को मीट नहीं कर पा रही है, या सीजन की वजह से इस पे और भी ज्यादा प्रेशर आ चुका है, तो जब तक वो प्रेशर हटेगा नहीं तब तक आपको उस कंपनी को नहीं छूना है।